जय जी मधु। अभी तक हमने करीब 20 वीडियो के माध्यम से सारभूत तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें से शुक्ल पंचमी से जब हमने यह वीडियो का कार्यक्रम चालू किया था, उस समय हमने समझा था कि शुद्ध ज्ञान की वास्तविक भाषा क्या है, और बहुत सारे लोगों के इसमें अच्छे रिस्पॉन्स भी आए थे। शुद्ध ज्ञान के प्रारंभिक भूमिका किस प्रकार से हुई थी। आज हम समझते हैं कि वो जो शुद्ध ज्ञान की जो भाषा है, जिसे हम प्राकृत भाषा के जानते हैं, वह क्या है। प्राकृत भाषा का संबंध प्रकृति से है। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, यानी स्वभाव, स्वाभाविक। जो भाषा स्वाभाविक रूप से चली आती है, उस भाषा का नाम प्राकृत भाषा था। परंतु इस भाषा का कोई नाम नहीं था, क्योंकि जो वस्तु एक होती है उसका कोई नाम नहीं होता। वह जैसे ही वस्तु में विभाजन होना चालू हो जाता है तो वस्तु का नाम चालू हो जाता है। तो पूर्व काल से भगवान महावीर स्वामी ने अपने समोसरण में दिव्य ध्वनि का साधन प्राकृतिक, स्वाभाविक या प्रकृति संबंधी भाषा को बनाया, जो सारे लोग समझते थे। देखिए, भगवान महावीर स्वामी ने का एक उद्देश्य था, भगवान महावीर स्वामी का एक उद्देश्य था कि वह अपनी जो अहिंसा परमो धर्म का रूप जो दिव्य ध्वनि थी, उसका प्रचार प्रसार सामान्य से लेकर के विशेष व्यक्ति तक हो। यह जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। अनेक जीव जंतु भी उस भाषा को समझें, उस धर्म को समझें। तो इन सबका एक उद्देश्य था कि सारे लोग धर्म से जुड़ें। इस कारण से भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि, या कहें कि अन्य तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वह स्वाभाविक भाषा यानी प्रकृति भाषा से निकलती है, उन जन सामान्य की, लोगों की भाषा से होती हुई गुजरती है। इसे सारे लोग समझ जाते हैं। पहले भी हमने समझ चुके हैं कि मागध जाति की जो देव हैं, 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि को परिवर्तित करके जन जन तक पहुंचाते हैं। तो जन जन तक जो भाषाएं पहुंचाई जाती हैं, वह सब स्वाभाविक भाषा थी, किसी से उत्पत्ति नहीं हुई थी। जैसे बालक जब बोलता है, जब वह पैदा होता है और कुछ बोलना सीखता है, तो वह कहीं से किसी ट्यूटर के द्वारा सिखाया हुआ नहीं था। इसी वातावरण में रहते हुए उसने बहुत सारे शब्दों को सीखा, ग्रहण किया, और इसी संसार में वह व्यक्त करता है। उसने अलग से किसी ट्यूशन नहीं ली, किसी टीचर का माध्यम नहीं बनाया। इसलिए कहा है, माता शिशु की सर्वप्रथम शिक्षक होती है, कि माता जिस प्रकार से व्यवहार करती है, जो कुछ बोलती है, वही शिशु बोलता है। तो हम आज यही समझने वाले हैं कि प्राकृत भाषा है क्या। प्राकृत भाषा स्वाभाविक भाषा है, यह किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। परंतु जब भगवान महावीर स्वामी से 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जब भगवान महावीर स्वामी से निश्चित होते हुए जब ये भाषा दूसरी, तीसरी, पहली शताब्दी तक आई, तब कुछ लोगों ने अपने आप को जन सामान्य से ऊपर समझा, जिसे हम कहते हैं आज गवारू भाषा मत बोलो, तो लोग सब भाषा बोलना चालू कर देते हैं। उसे हमने गवारू भाषा कहा। कुछ साहित्यकारों ने कहा है कि प्राकृतिक गवारों की भाषा है। गवार यानी ग्रामीण लोगों की भाषा है। गवार का अर्थ ये नहीं है कि मूर्ख हो, गवार का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है, और सत्य भी है। प्राकृतिक ग्रामीण क्षेत्र की भाषा ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसका ज्यादा अत्यधिक उपयोग होता है। तो कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने इस प्राकृत भाषा को परिमार्जित किया, इस प्राकृत भाषा को परिमार्जित किया, और परिमार्जित करने के बाद इस भाषा का नाम संस्कृत रख दिया गया। अब संस्कृत रख दिया गया। अब जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो संस्कृत में ही बोलना चालू करने लगे, संस्कृत में ही समझना चालू करने लगे, सारे लोग संस्कृत जानने लगे।
अब धीरे 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 करते हुए 500-600 साल व्यतीत हो गए। जब 500-600 साल व्यतीत हो गए और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो ग्रामीण भाषा को भूलने लगे, और ग्रामीण भाषा के जो लोग थे उनके बीच में संबंध टूटने लगा। या यूँ समझें कि उन उच्च वर्ग के लोगों को भी प्राकृत सीखनी थी, क्योंकि उन उच्च वर्ग के लोगों में भी उनके घर में महिलाएं थी, दासियां थीं, ये सब प्राकृत ही बोलती थी। यानी प्राकृत बोलने का अधिकार सबको था, समझने का अधिकार सबको था। केवल उच्च वर्ग के जो लोग, जो जिनमें राजा है, मंत्री है, सेनापति है या सेठ साहूकार है, ऐसे व्यक्ति ही संस्कृत का भाषण करते थे या संस्कृत जानते थे, संस्कृत में ही बोलते थे। परंतु उनके यहाँ पर जो महिलाएं हैं, दासियां हैं, दास हैं, और भी जो निम्न वर्ग के लोग काम काज इत्यादि करते हैं, वह सब प्राकृत ही बोलते हैं। जैसे आज हम लोग सभ्य भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा सभ्य बोलते हैं, तो कुछ मजदूर जब हमारे घर पर काम करने के लिए आते हैं तो उनको भी हम उनकी गवारू भाषा में या उनकी ग्रामीण भाषा में समझाते हैं, उनको जल्दी समझ में आ जाती है। परंतु क्या हमारा नेचर बन जाएगा क्या ग्रामीण भाषा बोलने का? नहीं, हमारे परिवार में जैसा माहौल वातावरण है वैसा ही हम बोलते रहते हैं। परिवार के साथ परिवार के तरह बोलते हैं, और जब हम परिवार से उठकर किसी मीटिंग इत्यादि में जाते हैं और भी सभ्य भाषा का हम उपयोग करते हैं। और जब हम नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो उन ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा को हम बोलते हैं। यानी जो जिस भाषा को बोलता है उस भाषा में उसको समझना बहुत सरल हो जाता है, और जो जिस भाषा को नहीं समझता हम जबरदस्ती उसको समझाएं तो वह बहुत देर से समझता है। तो जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो प्रैक्टिस से दूर होने लगे थे, उनको ग्रामीण भाषा समझाने में कठिनाई होने लगी। तब व्याकरणकारों ने प्राकृत को समझाने के लिए अब उच्च वर्ग को सिखानी है। निम्न वर्ग का लोग, ग्रामीण व्यक्ति के लोग तो प्राकृत को जानते ही थे, मगर जिनका संबंध प्राकृत से बहुत दूर हो चुका था, उन व्यक्तियों को समझाने के लिए व्याकरणकारों ने एक व्याकरण की रचना की, जिसे प्राकृत व्याकरण नाम दिया गया। और उस प्राकृत व्याकरण में जो सूत्र हैं वो संस्कृत में लिखे गए। अब कुछ लोगों का ये मंतव्य हो गया है कि संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा निकली हुई है, जबकि ये असंभव है, क्योंकि जो भाषा स्वयं में संस्कारित है वह दूसरे को कैसे उत्पन्न कर सकती है। और उस समय जिस भाषा से संस्कारित हुई है वह भाषा प्राकृत थी। तो प्राकृत भाषा जो है, प्राकृत भाषा को समझाने का माध्यम संस्कृत भाषा रहा है। जिस प्रकार से आज हम यदि प्राकृत पढ़ना चाहते हैं तो हमारा माध्यम हिंदी हो सकता है। जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं वह हिंदी में समझेंगे, तमिल क्षेत्र के लोग तमिल में समझते हैं, कर्नाटक क्षेत्र के लोग कन्नड़ भाषा में समझते हैं, परंतु प्राकृत को ही समझ रहे हैं। यदि ऐसा हो जाता तो कुछ सालों के बाद हम कह देंगे कि हिंदी भाषा से प्राकृत निकली हुई है, परंतु ऐसा नहीं है। प्राकृत भाषा को समझाने का माध्यम कोई अन्य भाषाएं हो सकती है। विदेशों में प्राकृत को समझने के लिए इंग्लिश का यूज करते हैं, तो क्या इंग्लिश भाषा से प्राकृत निकली हुई है? ऐसा नहीं है। तो प्राकृत को समझाने के लिए अन्य भाषाओं का साधन है, माध्यम है। माध्यम कभी साध्य यानी वास्तविक वस्तु नहीं बन सकती है। तो आज हम यही समझ रहे थे कि प्राकृत यानी प्रकृति। तो साहित्यकारों ने प्रकृति संस्कृतम ये सूत्र लिख करके ये घोषित कर दिया कि प्राकृत भाषा की संस्कृति यानी समानता संस्कृत की तरह है, क्योंकि संस्कृत को ही संस्कारित किया गया है। तो प्राकृत से संस्कारित किया गया है तो संस्कृति बना दी। तो प्राकृत भाषा को समझने में सबसे ज्यादा उपयोगी जो है वह संस्कृत भाषा है, और उसके बाद हिंदी इत्यादि लोकल लैंग्वेज हैं ये। अब वो प्राकृत वर्तमान में 6 प्रकार से विभक्त हो गई। वह कौन कौन सी 6 प्रकार की भाषा थी? अर्धमागधी, मागधी, सौर श्रेणी, चूलका पैसाची, महाराष्ट्री, पैसाची, और इसके अलावा और भी क्षेत्रों की कई प्रकार की प्राकृत हैं,
और जिस क्षेत्र में जाओ उस प्रकार की प्राकृत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राकृत जो शब्द है वह जिस क्षेत्र में जाती है उस क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती है। अब ये 2 प्रकार की प्राकृत, 3 प्रकार की प्राकृत जो है आज हमें उपलब्ध होती है और इसका सबसे अधिक प्रचलन है। वह 3 प्रकार की प्राकृत कौन सी है? एक साहित्यिक भाषा की जो प्राकृत है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत है। दिगंबर जैन साहित्यों की जो भाषा है वह सौर सेनी प्राकृत है और श्वेतांबर जैन साहित्यों की जो भाषा है वह अर्धमागधी प्राकृत है। तो ये 3 प्रकार की प्राकृतों में हमारा पूरा साहित्य विभाजित हो गया। अब आचार्य कुंदकुंद महाराज ने सौर सेनी प्राकृत का उपयोग किया। अब हम कैसे कहें कि ये सौर सेनी प्राकृत है, क्योंकि इन प्राकृतों का विभाजन तो बाद में हुआ था और आचार्य कुंदकुंद महाराज पहली शताब्दी में हुए थे। जो व्याकरण लिखने से पूर्व जिन ग्रंथों की रचना हो गई थी उन ग्रंथों में व्याकरण के नियम बहुत अधिक नहीं लगते हैं। ये बात अलग है। 2 प्रकार से व्याकरण लिखी जाती है। एक तो शब्दों को यानी ग्रंथों को सामने रख करके कि इन ग्रंथों में इस प्रकार से प्राकृत लिखी, इसके नियम इस प्रकार से बनाए गए, और जो लोग व्यवहार में बोली जा रही है उसको किस प्रकार से व्याकरण में बद्ध किया जाए। तो जैसे ही प्राकृत को बद्ध किया गया व्याकरण में, तो अपभ्रंश ने प्राकृत का स्थान ले लिया और वह जनबोली के रूप में प्रचारित होने लगी। अब हम कल देखेंगे कि आचार्य कुंदकुंद महाराज ने जो साहित्य लिखा उसकी सौर सेनी प्राकृत है, और जो अर्धमागधी के साहित्य लिखे गए और महाराष्ट्री के साहित्य लिखे गए, इनमें क्या अंतर है और इस प्राकृत को हम कैसे सीख सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें प्राकृत सीखना है, प्राकृत सीख करके हम कुछ करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक प्रसन्नता की बात बताना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों से प्राकृत की कक्षाएं YouTube के माध्यम से अथवा जूम ऐप के माध्यम से हम चालू करेंगे। हम प्राकृत पढ़ना नहीं सीखना चाहते, हम प्राकृत सीखना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ करके भी हम प्राकृत का अर्थ नहीं निकाल पाए तो हमारा प्राकृत पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। हम प्राकृत जिस प्रकार से मैंने प्राकृत पढ़ी है और ग्रंथों का अर्थ निकाल सकता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी उसी प्रकार से प्राकृत पढ़ें और उसका अर्थ निकाल सकें। तो अगले वीडियो में हम कल से प्राकृत की कक्षाएं देखेंगे कि किस प्रकार से प्राकृत में विभाजन होता है और प्राकृत से किस प्रकार से सीखा जाता है। जैन दर्शन को पढ़ने के लिए प्राकृत भाषा क्यों उपयोगी है? तो जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसकी परिभाषा अन्य कहीं नहीं मिलती है, अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। पहले ही मैंने बताया था, पड़गाहन शब्द जैन दर्शन का ही है, इसकी अन्य कहीं व्याख्या नहीं मिलती है। ये पड़गाहन एक पारिभाषिक शब्द जैन दर्शन का है। ऐसे ही शब्दों को और ऐसे ही व्याकरण को हम सीखेंगे। इसी कामना के साथ जय।